जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही शानदार तरीके से जुटे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ओनली सीएससी हो गया है अब। तो अब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारी प्राचीन भारत की श्रृंखला चल रही थी उसका लेक्चर 4 है ये, तो इसको ध्यान से देखें और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अब वैकेंसीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। जैसे एमपीएसआई की है, एमपीपीएससी की, पुलिस की, है ना। तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि एमपी की वैकेंसी के लिए कंपलसरी ये सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, और देखते समय नोट्स ज़रूर बनाएं। और इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो भाग 1, 2, 3 हैं, है ना, और साथ ही साथ हमारी हिंदी की श्रृंखला भी चल रही है, क्योंकि एमपीपीएससी और एमपीएसआई में हिंदी का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही विशाल है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया हूँ कि इसके इतिहास के अध्ययन करने के लिए हमने 3 भागों में से बांटा है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है ना। तो जो प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं उसको अगर जानना है, उसके बारे में जानना है, तो इसमें हमने जानने की कुछ स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। जिसमें हमने देखा था धर्म ग्रंथ, जिसका प्रथम स्थान लगता है, मतलब जो काफ़ी प्रामाणिक है। और उसके बाद हमने देखा था ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। और कुछ विदेशी लोग जो यहाँ पर आए और गए, यहाँ पर कुछ लोगों ने राज भी किया, ठीक है ना। तो उन्होंने द्वारा लिखे हुए जो ग्रंथ है या उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, उन पर भी उनने हमारे देश का कहीं ना कहीं कुछ विशेष उल्लेख किया है, ठीक है। और अगला जो होता है वो होता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक। तो उस पर भी हम वो तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत में जो कुछ लेखक लोग आए थे भारत में, ठीक है, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हम यूनानी रोमन लेखकों की बात करते हैं। यूनानी रोमन लेखकों की अगर बात करें हम, तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देख रहे हैं टेसियस, ठीक है। टेसियस जो था वो ईरान का राज्यवेद था, ठीक है। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, अर्थात यह अविश्वसनीय है, ठीक है। इसके बाद जो उल्लेख है वो है हेरोडोटस का। हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो विशेष रचना है, ठीक है, जिसमें इसने इतिहास का बहुत इतिहास संबंधित बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया है, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है एक बार ये क्वेश्चन। हेरोडोटस की ये जो पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है, इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंध का वर्णन मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका, ये भी अनुश्रुति एवं अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। इस पर भी हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, अर्थात ये भी क्या है, अविश्वसनीय है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, सिकंदर के साथ जो कुछ लेखक आए थे उनमें निरियाकस, आस्टिबुलस और आनेसिक्रिटस था। इन तीनों के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो अधिक विश्वसनीय है, ठीक है ना। अगला जो नंबर आता है वो आता है मेगास्थनीज का, ठीक। तो मेगास्थनीज के विषय में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो ये था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है इंडिका है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये भी एमपीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है ये। और अच्छा, जो इंडिका है इसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है डायमेकस, ठीक। डायमेकस जो है सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, ठीक, और महाराज बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और डायोनिसियस की अगर बात करें हम, डायोनिसियस जो है ये मिस्र का एक नरेश था, टॉलमी फिलिडेल्फस, ठीक है, उसका राजदूत था, और ये सम्राट अशोक के राज दरबार में आया था। अब देखिए, तीनों जो है मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस, इन तीनों में एक बात कॉमन है कि ये तीनों ही जो है ये मौर्य साम्राज्य के जो 3 विशेष सम्राट हुए हैं, ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो अखंड भारत के सम्राट, जिन्होंने मतलब चाणक्य की सहायता से पूरे भारत को मतलब अखंड रूप में स्थापित किया था, ठीक है, वो हो गए। और उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। इन तीनों के ही
दरबार में कौन कौन आया था? सबसे पहले चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस, और डायोनिसियस जो आए थे वो सम्राट अशोक के राज दरबार में आए थे। इस तरह आपको कॉम्बिनेशन बनाकर याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है? MDD मतलब मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर आता है टॉलमी। तो जो टॉलमी जो था ये इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक एक किताब लिखा, ठीक है। इसमें इतना ही आपको सिर्फ ये याद रखना कि भारत का भूगोल नामक जो बुक है, बुक किसने लिखा? तो इसका आंसर आ जाएगा टॉलमी, ठीक। इसके बाद जो है वो है प्लिनी है, ठीक। तो प्लिनी के बारे में अगर हम देखें तो प्लिनी प्रथम शताब्दी में इसके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री नामक एक किताब लिखी गई, ठीक। और इस किताब में क्या था? भारतीय पशु, पौधों, खनिज आदि का इसमें विवरण था। इसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन इस पुस्तक का अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि जो भी इसका राइटर था वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, ठीक है, क्योंकि उसने उस समय के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इस पर उल्लेख किया है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ चीनी लेखक, ठीक है। चीनी लेखकों में विशेष अगर देखें तो कुछ प्रमुख 4 लेखक है इसमें। तो जिसमें पहला है फाइयान, ठीक है। और उसके बाद है संयुगन और ह्वेनसांग और इत्सिंग, ठीक है। हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो जो फाइयान है, ठीक, फाइयान जो है एक चीनी यात्री था, ये तो अब पता ही आपको। ये गुप्त नरेश, ठीक, गुप्त नरेश जो गुप्त साम्राज्य के सम्राट थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, इनके राज दरबार में आया था। और इसने क्या किया? उस समय उनका शासन मध्य प्रदेश में था, ठीक है। तो इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का जो विशेष वर्णन है, जो मतलब क्योंकि काफ़ी प्रशंसनीय साम्राज्य था उनका, ठीक है, तो इन्होंने अपने जो ग्रंथ है उसमें काफ़ी प्रशंसा की है। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को काफ़ी सुखी और समृद्ध बताया है, ठीक है, काफ़ी सुखी, खुशहाली, इन सारी चीज़ों का इसने वर्णन किया है। और ये लगभग 14 वर्षों तक भारत पे रहा। अगला जो है संयुगन, ठीक। तो संयुगन जो है ये 518 ईस्वी में, ठीक है, 518 ईस्वी में भारत आया था, ठीक। और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की, ठीक है। ये बौद्ध धर्म में इंटरेस्टेड था काफ़ी, ठीक है। ह्वेनसांग की अगर चर्चा करें हम, ठीक, तो ह्वेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। कब किया था प्रस्थान? 629 ईस्वी में, ठीक, 629 ईस्वी में। काफ़ी फैक्ट, मतलब अच्छा फैक्ट है याद रखने के लिए। और ये सर्वप्रथम जब भारत आया ये कपिसा नामक एक नगरी, ठीक है, वहाँ पर पहुँचा, कपिसा नामक नगरी में पहुँचा। और ये जो है ये 15 वर्षों तक भारत पर रुका। 645 ईस्वी में, ठीक है, 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहाँ पर अध्ययन भी किया, ठीक है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी ना, यहाँ पर इसने स्टडी भी किया, ठीक है। और अच्छा, इसका एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है CU की, ये जो है CU की, ये इसके द्वारा जो भ्रमण वृत्तांत है, ठीक है, इसका भ्रमण वृत्तांत, ठीक है, भ्रमण वृत्तांत को क्या कहते हैं? CU की कहते हैं। इसमें इसने जो CU की में जो है इसने 138 देशों का उल्लेख किया है, ठीक है, घूमा है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, उल्लेख किया है इसने। और इसने क्योंकि ये सम्राट हर्ष के प्रशासन के टाइम पे आया था भारत, है ना, तो इसने क्या बताया है? इसकी जो समाज, ठीक है, धर्म, राजनीति के बारे में विशेष उल्लेख किया है। और इसके अनुसार उस समय सिंध का राजा शूद्र था। और ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ शिव और सूर्य की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बुद्ध का उपासक तो था ही ये, लेकिन साथ में सूर्य और शिव का भी इसने स्तुति किया, ठीक।
इसके बाद लास्ट है इत्सिंग। तो इत्सिंग जो है ये 7वीं शताब्दी में, ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। हाँ, इसने अपने अध्ययन में जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया है। इसके बाद हम देखेंगे अरबी लेखक, ठीक है। तो अरबी लेखकों में जो है दो प्रमुख हैं, एक अल-बरूनी और एक इब्न बतूता। सबसे पहले अल-बरूनी के बारे में देखते हैं। तो अल-बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी जो रचना है वो है किताब उल हिंद, या इसी का जो प्रोनाउंसिएशन या इसी का जो एक और नाम है उसको हम कह सकते हैं तहकीक ए हिंद, ठीक। और क्या कह सकते हैं इसको, भारत की खोज, ठीक, भारत की खोज। हाँ, इसने अपनी रचना में जो लिखा है ना, इसने बताया है कि यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो किताब उल हिंद है, ठीक। इसने उसमें धर्म और दर्शन, ठीक है, त्यौहार और जो खगोल विज्ञान है उसके बारे में, जो कीमिया, ठीक है, रीति रिवाज, प्रथा, जो पुरानी प्रथाएं चलती थी, सामाजिक जीवन और जो भार या वजन नापने की जो पद्धतियाँ थी, भार तोल की जो मापन पद्धति थी उसके विषय में, और उस समय मूर्ति कला का भी प्रचलन था तो उसके विषय में भी इसने बताया है। उस समय जो कानून चलता था, कानून पद्धति, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों पर इसने लगभग कितने 80 अध्याय लिखा है, 80 अध्याय लिखा है टोटल, ठीक है। और राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर भी इसने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। हाँ, इसके बाद जो है वो है इब्न बतूता, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है ये अरबी राइटर था, ठीक, और उसकी जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिहला, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रिहला क्या है, कई बार पूछा जा सकता है। तो जो इब्न बतूता था अरबी राइटर, उसकी यात्रा का वृत्तांत उसको क्या बोलते हैं, रिहला बोलते हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में इसमें काफ़ी रोचक जानकारियाँ दिया है इनने। और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी जो विद्वता का, क्योंकि ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति था, ठीक है, इसकी विद्वता से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी प्रभावित हुआ और इसने इसे अपने राज्य के लिए एक कहना चाहिए काजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, और आई थिंक न्यायाधीश, है ना, न्यायाधीश का पद इसके लिए छोड़ दिया, अर्थात न्यायाधीश के पद पर इसको नियुक्त किया, ठीक है। आगे कुछ अन्य राइटर और हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। तो अन्य राइटर में पहला नाम आता है हमारे तारानाथ, ठीक। तो तारानाथ जो है एक तिब्बती राइटर है, ठीक है, तिब्बती राइटर, ठीक है। इसने कंग्यूर तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की, ठीक है, कंग्यूर और तंग्यूर, ठीक, कंग्यूर तंग्यूर 2 ग्रंथों की रचना की, और इनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में आप इसे याद रखें, है ना। इसके बाद आता है मार्को पोलो। तो जो मार्को पोलो थे ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, ठीक है, और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। पांड्य देश कब आया था, 13वीं शताब्दी में आया था, याद रखने योग्य बातें हैं। तो इतना ही हमें देखना था आज। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, और याद रखें अपने चैनल का नाम क्या हो गया है, ओनली CSE, ठीक है, ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और